कितने लोग आप लोगों में से ऐसे हैं जो कि इंटरव्यूज़ देते हैं और उनको इंटरव्यू की कॉल नहीं आती? या वो बार-बार अप्लाई कर रहे हैं और उनको जॉब इंटरव्यूज़ नहीं आ रहे, या वो इंटरव्यू दे देते हैं तो उनकी जॉब नहीं लगती। यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? जब हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो मैं आपको आप लोगों की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी, जिसके बाद आपको जॉब मिलने की जो वो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। क्योंकि मैं अपनी जो फ़ील्ड में हूँ, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा हायरिंग की है। बाय द टाइम मैंने अपनी गलतियाँ भी जानी हैं और मैंने ये भी समझा है कि जो आगे से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि डेफ़िनिटली हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आगे अभी ग्रेजुएशन करेंगे और उसके बाद वो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भी है, आप अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के टाइम से हम देखते हैं। अब अप्लाई करने हमने देखी कि जॉब आई हुई है, लिंक्डइन पे देखी या हमने कहीं पे भी देखी और हमने अप्लाई कर दिया। हमने नहीं देखा कि वो जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको किस तरह के लोग रिक्वायर्ड हैं, उनको किस तरह की जेडीज़ चाहिए। वो क्या आपके अंदर से क्या क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आपके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना आना चाहिए, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल में वो किस लेवल पे माँग रहे हैं, वो इंग्लिश चाहिए, उनको उर्दू चाहिए, उनको किस तरह का उनको पब्लिक स्पीकिंग वाला बंदा चाहिए, उनको जो है मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए। आपने बस अप्लाई कर दिया और फिर उस हिसाब से आपने रिज़्यूमे अपडेट नहीं की। वहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती होती है। हमारा क्या है कि हमने एक रिज़्यूमे का टेम्पलेट बनाया और वो ही हर जगह चिपका दिया। वो नहीं करना है। आपने जो है, आपने पहले वो जॉब डिस्क्रिप्शन देखनी है, फिर एक दफ़ा खुद को भी एनालाइज़ कर लेना है कि क्या आप उस जॉब के काबिल हो भी या नहीं। और अगर आप हो तो फिर आपने अपनी जो अपनी जो रिज़्यूमे है, सीवी है, उसको अपडेट करना है। उसके हिसाब से आपने जो उसके अंदर अपनी स्किल्स ऐड करनी है, आपने उसी के हिसाब से आपकी वो स्किल्स ऐड होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो, एक बहुत खौफ होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो पता नहीं वो कोई जिन है या वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तो वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान होता है। उसने बस इंटरव्यू का क्या मकसद है? इंटरव्यू का मकसद है कि आप जिस बंदे से मिल रहे हो उसके बीच में और आपके बीच में एक कम्युनिकेशन है, जिसमें ये डिसाइड होगा कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। तो वहाँ पर क्या है कि आपने उस पहली बात तो उस चीज़ को ऐसे रखना, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने वहाँ पर, अब हमारे यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग की जाती है इंग्लिश को और कम्युनिकेशन स्किल्स को। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी नहीं भी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, आप अपनी बात डिफाइन कर सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, तो फिर आपका उसमें आपने उस चीज़ पे पैनिक नहीं होना है। इंटरव्यूअर जो है वो आपके से बहुत सारे, मैं अपनी जगह पर भी देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा उस कैंडिडेट को वो देती हूँ प्रायोरिटी, जो कि अपनी बात कन्वे कर पाता है, जो एटलीस्ट आई कांटेक्ट बना पाता है, जो कि जो कि जिससे जो क्वेश्चन किया जाए एटलीस्ट वो उसका एक तरीके का जवाब दे सकता है। तो आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बाय द टाइम वर्क भी करना है। जॉब हंटिंग के टाइम पर ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो दैट्स ऑल। आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे भी करना है। इंग्लिश पे ग्रेजुअली वर्क हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पे टाइम लगता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता हो जाता है। तो आपने उसके ऊपर देखना है कि आपका बॉडी पोस्चर, आपका जो है बाकी जो आपका जो कम्युनिकेशन में जो आपकी बात करने की पेस क्या है, आप ऊँचा बोलते हो, आप हल्का बोलते हो, आप आपकी बात की क्लैरिटी कितनी है, आप अपना पॉइंट रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, तो इसके ऊपर भी आप काम करो। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मौजूद हैं, आप इसके ऊपर अपनी वर्किंग कर कर फिर देखोगे, बाय द टाइम जब जैसे ही आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज़ के ऊपर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना इफेक्ट होता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपने अब फॉर एग्जांपल आपसे अगले ने पूछ लिया कोई भी क्वेश्चन और आपने, अब इंटरव्यूअर को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता आपकी टेक्स्ट बुक की नॉलेज में, उसको इंटरेस्ट होता है कि आपको प्रैक्टिकली कितना आता है। तो अगर आपको प्रैक्टिकली आता है तो फिर उसको प्रैक्टिकली ही जवाब देना है। उसको ऐसे नहीं करना है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक की डेफिनेशंस या बुक के वो कोई आइंस्टाइन नहीं है या आप आइंस्टाइन नहीं हो कि जिसको आपने अपनी नॉलेज बुक वाली देनी है, आपने प्रैक्टिकली देनी है। वहाँ से इंटरव्यूअर जज करते हैं कि अगर मैंने इसको ऑफिस में रख लिया तो ये प्रैक्टिकली कैसे चीज़ों को कर सकता है, ये टीम के साथ कैसे काम कर सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसा है, और वो सारी चीज़ें। तो वो वाली नॉलेज आपने आगे कन्वे करनी है। और फॉर एग्जांपल आपको जवाब नहीं आता, तो आपने ये कहने के बजाय कि मुझे तो इसका पता ही नहीं है, आपने ब्लैंक होके खामोश होके ये नहीं करना। आपने ये कहना है कि मैं इस सिचुएशन में नहीं था, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ऐसे करता।
आपने आंसर को ट्विस्ट करके बताना है ताकि अगले को भी लगे कि बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे ना नहीं होती। यहाँ से आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड पता चलता है कि आप कितने प्रेजेंट हो उस सिचुएशन में। आप कितना जो है चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो, आपको कितना का पता है कि फॉर एग्जांपल आप अगर सर्विसेज के बिजनेस में हो और आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है जो कि आपसे इस तरह का सवाल करता है और फिर आप वहाँ पर उसको ये तो नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। जैसे हमारे बिजनेस में मैं अपने स्टाफ को भी हमेशा ये गाइड करती हूँ कि अगर बेटा आपको नहीं आता, कोई मसला नहीं है, आप उनसे कहो कि मैं आपको मुझे ये लगता है, लेकिन ये है कि मैं आपको इसके ऊपर अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करके गाइड कर दूंगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि गलत एक तो नॉलेज नहीं जाती, दूसरा ये है कि आपके पास स्पेस हो जाती है सीखने की और आपके पास टाइम होता है अगले को बताने, मतलब आपने दोनों चीज़ों से अपनी चीज़ें जो हैं वो कवर अप कर ली। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने जो हमेशा मैं हमेशा 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 ये बताती आई हूँ कि आपने जो है अच्छी ड्रेसिंग करनी है। अब अच्छी ड्रेसिंग से मेरा ये मुराद है कि आपने देखना है कि उस ऑफ़िस का एनवायरनमेंट किस तरीके से है। आपने उसके हिसाब से, अब मैं यहाँ पर मॉडेस्ट ड्रेसिंग या वेस्टर्न ड्रेसिंग में उसके बारे में बात नहीं करी। आपने जो भी पहनना है, आपने शलवार कमीज़ पहननी है, आपने अबाया भी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पाकिस्तान में बच्चियाँ अबाया भी पहनती हैं। तो फिर वहाँ पर ये कि एटलीस्ट वो क्लीन होना चाहिए, वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए, वो आपकी एलिगेंसी होनी चाहिए। एलिगेंसी के साथ हर चीज़ होती है। आपने वो पटाखे नहीं कर लेना है, बहुत वो ओवर मेकअप नहीं कर लेना। एक डिसेंट तरीके से, डिसेंट माहौल के अंदर, अब मैं बच्चों को भी ये कहूँगी जो बॉयज़ होते हैं, उनको भी वो डिसेंट ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है। आपके जूते साफ़ होने चाहिए, आपके हाथों पे एटलीस्ट वो मॉइस्चर होना चाहिए, आपको एक अच्छा परफ्यूम लगा के आना चाहिए। आप किसी भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अब आपका बॉडी ऑर्डर सही नहीं है, आप इंटरव्यू के रूम में घुस रहे हो और जैसे ही वो एक अजीब-सी अगर वहाँ पर वो होगी तो वो सारी चीज़ जो है वो डाउन कर देगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि एटलीस्ट आप प्रेज़ेंटेबल लगने चाहिए हो, आप दिखने में अच्छे लगने चाहिए हो। ऐसा लगना चाहिए कि आप आज, मतलब कि आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब इंटरव्यू कहाँ से जज करते हैं कि यार आज तो इसका इंटरव्यू था, ये अपॉर्चुनिटी वाला दिन था, अगर ये आज अपने ये प्रिपरेशन करके आ रहा है तो ये बाकी के दिन में क्या करके आएगा, और अगर वो बाकी के दिन में ये इसी तरीके से आया तो फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो माहौल है वो किस तरीके का होगा। ये चीज़ें होती हैं, तो आपने उन चीज़ों को देखना है। और अगेन एक हल्की-सी स्माइल, एक अच्छी-सी स्माइल, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर फ्रैंक हो जाना है, बहुत ज़्यादा ओवर कर देना है कुछ भी, लेकिन एक हल्का-सा जो अच्छा होता है ना, पॉज़िटिव बॉडी पोस्चर जिसको हम कहते हैं, एक ये एक जेस्चर हो जाता है आपकी तरफ से कि अगर आपने एक स्माइल करके बात की है, तो वो एक अनइंटेंशनली इंटेंशनली वो एक अच्छा मैसेज जा रहा होता है आपके इंटरव्यूअर के ऊपर भी, और आपके एक पूरे ऑरा को वो डिफरेंट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने मुझे बताना है कि आपको इसमें से कौन-सा अच्छा लगा, आप कौन-सा लैग कर रहे थे अभी तक। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रख के आगे फर्दर अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है।